करंट अफेयर्स में जब भी क्वेश्चंस ऐसे बात आती है कि क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो सबसे पहला जो एक तरीका होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वो होता है मैं लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे हैंडल करें। आपने जैसे अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, वैसे मैंने भी एग्जाम दिया था, सो ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो सबको होती है। कहने का मतलब द बेसिक जिस्ट हियर इज कि आपको पैरेलल प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो कई बच्चा क्या करता है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेगा, सारा एक पूरा चैप्टर खत्म करेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस लगाएगा, जो आप बचपन से स्कूल की किताबों में देखता है। और अगर लास्ट 4 और 5 इयर्स के अगर हम रूट वर्ड्स कवर कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं, लाइक जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, और मेन चीज है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में से रूट वर्ड्स, और वर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं। मैं कम इन सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है क्लैट अड्डा 247 पर। और आज जो है हमने ये सेशन डिजाइन किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारी डिफिकल्टीज जो हैं वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन बच्चा फेस करता है। तो आप सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम 1 to 1 हमने स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ है और आपके भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए थे। उन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। सो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट के फैकल्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मयंक सर हमारे सामने हैं। मयंक सर जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको टीच करेंगे। जबरदस्त कंप्यूटर जो है वो मयंक सर पढ़ाते हैं, और आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर अगर हम पेपर उठा के देखते हैं तो कंप्यूटर का एकदम से एनटीएनएस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से डिजाइन किए हुए थे, वो पूछे थे। तो इस बार सर आपका रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। इसके बाद में अगर हम चलें तो अगर बात आती है लीगल की, क्योंकि लॉ में करियर बनाना है यार, और लीगल के बारे में हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सो हमारे बीच में मैम डिम्पल मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एनएलयू से मैम पढ़ी हुई हैं, और लीगल में कहीं भी अगर कोई बात आती है जबरदस्त फैकल्टी लीगल के लिए। एंड आप सभी को पता है कि मैं जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, और इसके बाद में हमारे साथ में मारुत सर हैं। और मारुत सर एक ऐसा सब्जेक्ट देखते हैं जहां पर बच्चा इन जनरली सर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता है ना सर। रीजनिंग में तो बच्चा कनेक्ट कर लेता है, लेकिन मैथ्स जो है, क्वांट जो है, उसके लिए बच्चा परेशान रहता ही रहता है कि हमारा ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये नहीं है। तो वो सारी चीजें तो आपको सर बताएंगे कि कैसे उसको टैकल करना है। फिर इसके बाद में हमारे साथ में अपर्णा मैम है जो कि आपको इंग्लिश सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो अपर्णा मैम इंग्लिश जो है वो कराने वाली है आपको। जबरदस्त तरीके से अपर्णा मैम इंग्लिश पढ़ाने वाली है। सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ में। तो अनिशा हमारे साथ में। अनिशा थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन पहले अपने बारे में दें, फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 to 1 हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या और भी जो क्वेरीज आपकी रहती हैं वो आप हर एक सब्जेक्ट से पूछें। जी। Good evening sir. Myself Anisha Kashyap and I am from Delhi and I am here from last 1 year and I am preparing for CUET LLB PG. So yeah, I'm doing all of this and simultaneously I'm also a badminton player and I also do poetry by just for my hobbies, and I'm also a graphic designer and website developer, front-end website developer basically, and I'm preparing for CUET LLB. So मैम यहाँ पर अनिशा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सो अनिशा से आप कुछ पूछना चाहेंगी कि इसने बैडमिंटन बताया, ग्राफिक डिजाइनिंग बताया, इसने लॉ एज अ करियर क्यों चूज किया? एग्जैक्टली, व्हाई लॉ? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। There are 2 reasons basically. First तो यही है कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। परफेक्ट परफेक्ट। एंड सेकेंड वन इज लाइक सब लोग बोलते हैं कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो लॉ करते हैं। ओके, वो तो काफी फील्ड्स के लिए कहा जाता है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सो अनिशा, आप ने अड्डा का बैच एनरोल किया हुआ है, दैट्स वाई हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। सो अब आपको एज अ स्टूडेंट इस टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप इस टाइम पे फेस एक्चुअली कर रही हैं, या फिर किस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है, या क्या चीजें हैं जो आपको पूछनी है? प्रॉब्लम्स तो ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, फैकल्टी बहुत अच्छी है तो सब लोग वही फिगर आउट कर देते हैं, जो पढ़ाते हैं वही रोज़ पढ़ते हैं, साथ में उसे रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के साथ साथ वो सब हो जाता है टैकल। बस थोड़ा सा लेकिन कॉन्ट में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके थोड़े से मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब भूल जाते हैं। इनमें करने के बाद तो सब कुछ रिविजन तो कर लेते हैं
जब उसे बाद में करने दोबारा बैठते हैं तो वो सब कुछ याद नहीं रहता है, थोड़ा बहुत, बस यही दिक्कत है और ज्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं आती है। तो मारुत सर So, you want me to answer that? या तो बेसिकली देखो ये आपके लिए भी है और स्पेसिफिकली अक्रॉस प्लेटफॉर्म जो भी बच्चा ये देख रहा है, खासकर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी जब आप करते हो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बच्चा अक्सर उस बैकग्राउंड से आया नहीं होता है तो बहुत लाइटली लेता है। सिलेबस इज वेरी लार्ज और एक चीज मैं हमेशा जब अपनी क्लासेस शुरू करता हूं तो बच्चों को बताता हूं दैट व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग फॉर दैट मैटर, तो इनकी ना एक छोटी बहन है जिसको हम लोग प्रैक्टिस दीदी बोलते हैं, तो अगर इनको नाराज कर दिया तो ये सब्जेक्ट भी नाराज हो जाएगा। तो कहने का मतलब द बेसिक जिस्ट हियर इज कि आपको पैरेलल प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो कई बच्चा क्या करता है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेगा, सारा एक पूरा चैप्टर खत्म करेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस लगाएगा, जो आप बचपन से स्कूल की किताबों में देखते आए हो। बट दैट इज नॉट द आइडियल वे टू गो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या है कि आप एक टॉपिक पढ़िए, उसका ब्रीफ रिवीजन रेडी कर लीजिए, पॉइंट्स रेडी कर लीजिए और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन साथ साथ लगाना शुरू कीजिए। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ग्रेडियंट प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट, मतलब पहले इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है। तो कोई पहले ही अगर क्वांटम की किताब उठा के बैठ जाएगा कि भाई बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप डिस्करेज हो जाओगे और इजी क्वेश्चन देख के लगा रही है तो बहुत इजी है, छोड़ देते हैं। तो अपनी डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली रेज कीजिए, it is going to stay with you. Repeated revision is what is going to help you crack your examination. So hopefully that answers your question. यस, थैंक यू। मैम आपसे एक क्वेश्चन था, वो कैब एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम उसको पूरा कवर अप नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा हमें उसमें मतलब छोटे में बता दीजिए शॉर्ट में कि हम उसको किस तरह से टैकल करें। देखो वोकैबुलरी जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी में डेली 2 वर्ड्स ऐड होते ही होते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑलरेडी इतने सारे वर्ड्स हैं और 2+ ऐड ऑन होके आते ही हैं डेली, तो बहुत ही वास्ट टॉपिक बन जाता है। तो वोकैबुलरी को करने के दो ही एक स्ट्रैटेजी है। पहला तो अगर आप रूट वर्ड्स देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रूट वर्ड और प्रीफिक्स सफिक्स ले लीजिए, उनसे बहुत सारे वर्ड्स जनरेट हो जाते हैं, तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं। सेकंड है कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी बहुत हेल्पफुल रहती है। फॉर एग्जांपल कोई पैसेज हमें दिया हुआ है, पैसेज गिवन है, 2-3 लाइन पढ़ के पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, इट इज गिविंग द पॉजिटिव सेंस और इन द नेगेटिव सेंस, तो वो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है पैसेज पढ़ के। तो द रूट वर्ड कांसेप्ट इज द बेस्ट वन, प्रीफिक्स और सफिक्स, एंड द सेकंड वन इज द कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी। और अगर लास्ट 4 और 5 इयर्स के अगर हम रूट वर्ड्स कवर कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं, लाइक जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, और मेन चीज है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में से रूट वर्ड्स और वर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं। वोकैबुलरी को अगर करना है स्ट्रॉन्ग तो न्यूज़पेपर को सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज न्यूज़पेपर में एक वर्ड बहुत बार रिपीट होता है, आज भी हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, तो जो माइंड में हम एक ही चीज को बार बार सुनेंगे और पढ़ेंगे ना तो वो अपने आप ही ग्रास्प हो जाता है, याद हो जाती है। तो न्यूज़पेपर प्लस रूट वर्ड्स एंड प्लस कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी, ये 3 इनफ है, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। सर आपसे क्वेश्चन था हाँ कि करंट अफेयर्स जो पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा वास्ट है, हम उसमें सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको भी कैसे टैकल किया जाए। करंट अफेयर्स में जब भी क्वेश्चंस ऐसे बात आती है कि क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो सबसे पहला जो एक तरीका होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वो होता है हमें पीवाईक्यूज उठा के देखने कि एक्चुअल में करंट अफेयर्स कैसे पूछे गए। क्योंकि करंट अफेयर्स हम बच्चा जो है एक यूपीएससी के लिए भी करता है, करंट अफेयर्स एक छोटे से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी करता है, लेकिन हमारे एग्जाम में एक्चुअली किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, करंट से पूछे जा रहे हैं या उससे रिलेटेड स्टैटिक के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला तरीका तो वो होता है कि हमें करंट के क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि कैसे पूछे गए। फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक चीज हमेशा आपने देखी होगी कि हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या फिर हमारी कोई इंटरनेशनल न्यूज है, वो हमारे रिलेशंस को या इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस टाइप के न्यूज़ेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर फर्स्ट इन इंडिया हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो फिर फेमस पर्सनालिटीज में चले जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आपको जो क्वेश्चंस पे मेनली फोकस करना है वो या न्यूज़ेस पे जो मेनली फोकस करना है वो आपको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और जो आपके लॉ से रिलेटेड हैं और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ेस वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं हमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहे होते हैं या हमारे रिलेशंस को दिखा रहे होते हैं, उन पे हमें मेनली फोकस करना होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपसे बहुत कम पूछा जाता है, वो रेयरली पूछा जाता है।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे लास्ट ईयर की बात करें, तो हम एलिफेंट कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्वेश्चन आपका एलिफेंट डे पर जनरली जब भी कोई डे सेलिब्रेट करते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो आपको द हिंदू में या फिर बाकी के न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। तो वो अवेयरनेस कैंपेन्स एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड स्टैटिक पूछ लिया जाता है कि एलिफेंट सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें रिलेट करके सारी चीजें कवर करनी होती हैं और मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि एक वास्ट है एक तरीके से, और बहुत ज्यादा जो है इसको कवर कैसे करेंगे, तो वो इजीली किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के आपको क्लासेस में मिल ही रही है ना। हाँ मैम, बाकी मतलब लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे हैंडल करेंगे? आपने जैसे अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, वैसे मैंने भी एग्जाम दिया था। सो ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो सबको होती है, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको खुद पे भरोसा करना होगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी प्रिपरेशन की है, आई कैन डू इट। जब आपको अंदर से भरोसा आएगा ना कि हाँ मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, दैट इज द पॉइंट जहां आप ऑलरेडी जीत जाओगे। सो अगर आपको स्ट्रेस हो रही, एंजाइटी हो रही, सबसे पहली बात, टॉक टू योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स जो आपके बहुत करीब है। नहीं अगर आप बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात करो, बट देयर हैज टू बी समवन जिससे आप बातों को शेयर कर रहे हो, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे आप एंजाइटी को डील कर पाओगे। प्लस अगर आपको बात नहीं करनी है तो फिर आप कुछ एक्टिविटीज करो। फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग करो, आप पोएट्री अगर करना चाहती हैं तो आप वो कर सकती हैं, आपको गाने सुनना पसंद है आप गाने सुन लो, बट कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे आप उस चीज को केटर कर रहे हो। बिकॉज अगर अपने अंदर ही उसको रखते जाओगे ना, तो जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जाओगे उस दिन वो चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहेगी, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, एंड दैट इज वेयर सारी चीजें खराब हो सकती है। सो यस, आई होप क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? देखिए, उससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप पहले मोर स्टडीज करिए। जितना आप स्टडी करोगे उतना आप ज्यादा परफेक्ट होगे, उतना ज्यादा मॉक टेस्ट आप फिर ट्राई करो, मॉक टेस्ट लगाने का, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने का। और दूसरी चीज है एलिमिनेशंस ऑप्शन, सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद जो आपके पास आंसर आपको लग रहा है, ठीक है, उसको आप एक में सोच लिया। उसके बाद जो जो ऑप्शंस वहां पे कट हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सब फॉर एग्जाम्पल की व्हाट इज सीपीयू, आपको पता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, तो आप उसमें आपको यदि आंसर डायरेक्टली मिल गया तो आप टिक कर दो, नहीं मिल रहा है तो आप एक एक ऑप्शन को, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यदि आपको लग रहा है कि गलत है उसको कट करिए, फिर ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, उसको आप कट करिए, फिर सी को करिए। तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का वेटेज आपका डे बाय डे बढ़ रहा है, सो मैं मानता हूं कि इस बार आपको 15+ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि उन 15 क्वेश्चंस में जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये आपकी करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करो। आफ्टर दैट जो क्वेश्चंस में आपको लग रहा है डाउट है, ठीक है, उसमें भी आप उसको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दो, मतलब कि मैं ये जब मेरे पास टाइम बचेगा तब मैं उसको सॉल्व करूंगा। और उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे तो कूल माइंड होके उसके बारे में सोचिए कि क्या सही हो सकता है और उसके बाद टिक करिए। और कोशिश करिए आपको कहीं पे भी आपको मतलब तुक्का नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यदि गलत आंसर करोगे तो -1 आपका कट हो जाएगा। तो जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो उसको आपको सॉल्व करना है। साथ में यदि आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो उसको थोड़ा सा आप टाइम दो, जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद टाइम बचे तो आप उसको सेल्फ एनालिसिस करके आंसर कर सकते हैं। तो एक मैम अनीशा ने क्वेश्चन पूछा था एंजाइटी को लेकर। जनरली लो स्टूडेंट जो है वो सर एंजाइटी को लेकर सबसे ज्यादा एग्जाम के टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस फील करते हैं। तो मेरे को कहीं ऐसा भी लगता है कि ये अपने आप को क्या करते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है अपने आप को ये लोग बड़े बड़े टास्क देते हैं कि आज हम लोग जो है 5 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, या फिर आज हमें ये टॉपिक खत्म करना है, और वो टॉपिक खत्म नहीं हो पाता है। एक वो सबसे बड़ा वो कारण भी बनता है एंजाइटी का, है ना। तो इन चीजों पे भी हमें मतलब स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, इस चीजों पे भी आपको फोकस करना है कि आपको अपने टास्क तो देने हैं लेकिन छोटे छोटे टास्क देने हैं ताकि आप जो है एंजाइटी और स्ट्रेस में ना जाए, है ना। सो वही अनअचीवेबल गोल्स मत सेट करो, छोटे गोल सेट करो। द मोमेंट यू अचीव समथिंग रिवॉर्ड योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंजाइटी इज जस्ट एक्स्ट्रा एनर्जी। तो अगर आपने वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं चैनलाइज कर दी, तो जैसा मैम भी कह रही थी कि गाने सुन लो या जो भी लगता है तो उसको चैनलाइज कर दो, आप एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, यू नो, डू समथिंग सो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज चैनलाइज। और यहाँ जो आप सोचने में टाइम वेस्ट करते हो वो ना करो।
फन एक्टिविटीज जरूर ऐड करो, कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी। एंड मैम ने उसमें एक पार्ट ऐड किया है कि वो फन एक्टिविटीज हो गई, अपना Right. चैनलाइज कर लो, किसी से बात कर लो, अपने छोटे से टास्क आपको देने हैं, बहुत बड़ा टास्क आपको नहीं देना है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है अनिशा, तो और कोई क्वेश्चन है आपका? बस एक सर से क्वेश्चन था, हाँ। फनी क्वेश्चन था वो। मयंक सर, आप सच में इतना सीरियस रहते हो क्लास में, या फिर आप सारा दिन कंट्रोल सी और कंट्रोल बी कर कर इतना सीरियस हो जाते हो? एक्चुअली जैसे आप लोग ने गोल डिसाइड किया कि मुझे लॉयर बनना है ना, तो वो मेरे माइंड में हमेशा चलता है कि भाई स्टूडेंट को मुझे लॉयर बनाना है, तो वो मुझे फन बोर्ड पे जाने नहीं देता। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि क्या कुछ नया करूँ जिससे कि स्टूडेंट को हमेशा कुछ अच्छी तरीके से कंप्यूटर्स मिले। तो इस रीजन से थोड़ा सा आपको लगता है मैं सीरियस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर क्लास में फन एक्टिविटी नहीं तो सर क्लास में सीरियस रहते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे हंस रहे हैं सर। ऐसा है क्या? अच्छा। सो आफ्टर क्लास देखिए थोड़ा सा मैं फन एक्टिविटीज करता हूँ। हाँ, ड्यूरिंग द क्लास मेरा एक वही मोटो होता है कि भाई स्टूडेंट का जो टारगेट है वो मैं भी खुद सेट करके अपना रखूं कि मैं भी एग्जाम देने जाऊंगा उस दिन, और मैं किस तरीके से मेरा अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से मतलब वर्क होना चाहिए, वैसे ही मैं स्टूडेंट पे भी अप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं सीरियस मोड में रहता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ये हमेशा से मेरी आदत है। सो अनिशा, आप आई ऑफिस में, ठीक है, तो आपको कैसा लगा, और आप पेड बैच में जो क्लासेस कर रही हो वो क्लासेस करके आपको कैसा लग रहा है? और इसके अलावा अगर मैं एक सिंगल लाइन में अगर आपसे पूछूं कि आप ओवरऑल अड्डा के फैकल्टीज को, अड्डा एप्लीकेशन को क्या रेट करेंगी, कितना सजेस्ट करेंगी लोगों को, और कितना आपको हेल्प कर रहा है एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस अड्डा 247 इज जस्ट अमेजिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये जो फैकल्टी है, फैकल्टी वाकई में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे लिए सब कुछ सिलेक्टिव चीज़ें खुद ढूंढ कर लाती है हमें। मतलब एक तरफ से कहा जा सकता है कि थाली में परोसी हुई चीज़ें मिली, अगर उसके बावजूद हमने कुछ नहीं किया तो फिर वो हमारी गलती है। बाकी तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब लोग हेल्प करते हैं, और वाकई में फैकल्टी बहुत अच्छी है। पेड बैच का एक्सपीरियंस क्या है आपको ओवरऑल? अगर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सारी चीजें हो रही हैं, तो पेड बैच आप उसको क्या बोलेंगी? पेड बैच वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। पेड से अगर कोई करता है तो वो वाकई में सबके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, और मेरे को तो मैं तो सजेस्ट करूंगी ये सबको लेना चाहिए एक तरफ से, किसी को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो कोई खेल नहीं है। तो अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो हो सकता है सब कुछ। परफेक्ट। सो अनिशा, इसके अलावा और कुछ? नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और आप आई हैं ना, आपने टाइम दिया अपना, और आपके जो डाउट्स थे होप आपके सब क्लियर हुए होंगे। बाकी के और भी फन एक्टिविटीज हैं, अभी हम लोग उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। सो अब बाकी नेक्स्ट स्टूडेंट को एक बार बुला लेते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। All the best.